Welcome friends. So this is the second video in the series of ISER NISER. So especially in this video I will just discuss about the ISER because there are so many things which needs to be discussed about ISER. I received after the first video I received a very good response from most of the students because they don't know about this exam. I already told that it is highly underrated exam. So कंटिन्यू करते हैं इसको आइजर को। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 3 मोड से एग्जाम अपीयर कर सकते हैं हम इसमें, जेई एडवांस को एंड देन योर केवीपीवाई स्कोर से टेंटेटिवली अगर एक रिवाइज करते हैं तो जेई एडवांस का इसको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अंडर 10,000 चाहिए। केवीपीवाई का ऐसा समझ के चलो 1000 के अंदर चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी, सो यू कैन अकॉर्डिंगली जस्ट वर्क इट आउट। 10% कम फॉर से ओबीसी एंड देन आफ्टर दैट 50% लेस फॉर एससी एसटी एंड ऑल दैट। Fine. AWS is again 10% low, something close to that. And KVPY से KVPY का रैंक 1000 में आना चाहिए AIR, so you will be eligible for answer. But जो third mode is IAT, or we can call it SCB mode. SCB mode मतलब होता है स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड। स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड तो टोटल जो 7 आइसर में जो सीटें बढ़ के 1734 हुई है, 1734, तो उसके 25% ऑफ द सीट इज फिल्ड बाय जेई एडवांस एंड द केवीपीवाई मोड, एंड 75% ऑफ दिस इज फिल्ड बाय दिस एससीबी मोड। तो एससीबी मोड में ऑलरेडी 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला तो एज को लेकर है, वो आपको मिल जाएगा आइसर, आप गूगल में टाइप करो एडमिशन करके टाइप करो तो ऑटोमेटिकली सब डिटेल आ जाएगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। वो है एज को लेकर, ठीक है। एक चीज़ और इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आइजर से ज़्यादा 1 साल रिलैक्सेशन नाइजर में है, जिसकी एग्जाम नेक्स्ट होती है, उसको और फिर से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो उसके अंदर 1 साल ज़्यादा रिलैक्सेशन रहता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चे का 2021 में 12th था, अगर किसी बच्चे का 2021 में 12th था तो वो 21 में आइजर दे सकता था या दे सकती थी, हो गया 21 का आइजर। वो 22 में भी आइजर दे सकता है या दे सकती है, लेकिन 23 में नहीं दे सकता है। लेकिन अगर कोई नाइजर देना चाहता है तो 21 12th जिसने अपीयर किया, या एक्चुअली हुआ ही नहीं इस बार तो एग्जाम, बट फिर भी 21 ऑन पेपर जिसका था वो 23 में आइजर नहीं दे सकता है लेकिन नेस्ट दे सकता है, ठीक है। तो ये एक अंदर की इंटीग्रेसी है, इसके बारे में जरूर देख लेना, और अगर किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। सो एससीबी मोड इज समथिंग कॉल्ड एज स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड। तो पहला क्राइटेरिया रिलेटेड टू एज। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है कि एक कुछ स्पेसिफिक है, मतलब थोड़ा सा क्या बोलेंगे हम कि अगर आपने पहले कभी आइजर से रिलेटेड कुछ भी किया है और उसके बाद में आपने स्किप कर दिया है तो वो लोग फिर से री एंट्री नहीं देते। मतलब अगर आपने आइजर का कॉल आने के बाद ज्वाइन नहीं किया, या सपोज आपने आइजर ज्वाइन करके छोड़ दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे किसी भी चीज में वो फिर से आपको एंट्री नहीं देंगे। सो दैट इज सेकंड एलिजिबिलिटी। तो अगर आपने पहले कभी कुछ ऐसा किया है तो भूल जाओ, वापस आपको कभी एंटरटेन नहीं करेंगे। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस एससीबी मोड। तो स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड, तो इसमें कैसा रहता है कि ये लोग हर किसी को अलाउ नहीं करते इस मोड में, ठीक है। इनका क्राइटेरिया रहता है कि सीबीएसई के बच्चे और स्टेट वाइज बच्चे, हर स्टेट का इनका कट ऑफ रहता है। पहले अगर मैंने कुछ एनालिसिस देखी है, कुछ गूगलिंग करके चेक किया है, तो पता चला है कि वो हर बोर्ड के टॉप 1% लोगों को अलाउ करते हैं आईआईटी के लिए, जो उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए हर बोर्ड के सिर्फ टॉप 1% को अलाउ करते हैं, ऐसा क्राइटेरिया। लेकिन 2021 के लिए रिलैक्स कर दिया था, 60% रखा, नॉर्मली 60% 12th बोर्ड में हर किसी को मिल जाते हैं, ठीक है। और वो लोग जो ना मार्किंग 500 में से करते हैं, उनका खुद का कैलकुलेशन रहता है। ये 60% का तो ठीक है, उन्होंने बोल दिया। 2022 का अभी तक कोई न्यूज़ आया नहीं है, लेकिन 2022 की जो सीन है, सिनेरियो है, वो 2021 जैसा ही है। इवन दो बोर्ड के डेट आ गए हैं, सीबीएसई ने पहला टर्म खत्म कर दिया है, बट एक्सपेक्टेड है कि ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस नहीं के बराबर हुई है। खास करके इस साल के बच्चों के लिए 21 जिनका 22 बोर्ड अपीयरिंग है उनके लिए तो ऑफलाइन क्लासेस हुई नहीं थी, ठीक है। तो जनरली इनका काफ़ी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बट हो सकता है कि 75-80% अब वो ले लेंगे, ऐसा लग रहा है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आई एज्यूम दैट 80-85% उनका जनरली क्राइटेरिया रहता है, 85% के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि 12th बोर्ड में 85% मिल जाते हैं, मतलब इट्स नॉट दैट टफ। सो दैट इज अ थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये 3
जो चढ़ाव है वो हमने क्रॉस कर लिया, तो बाद में एग्जाम आती है IIT। और बिलीव मी IIT के बारे में मैंने बताया था 15 क्वेश्चन ईच फॉर PCMB, सो इट गिव्स मी 15 4 60 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 मार्क्स, टोटल 180 मार्क, 1 नेगेटिव, for one -1 for the incorrect answer and +3 for the positive answer, correct answer, and 3 hours paper। ये एक मोटा इसका एक स्ट्रक्चर रहता है, नॉर्मल टू ऑल द एग्जाम। हाँ, कोई बोलेगा सर हमारा PCMB नहीं है, यस फाइन, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं रहता। आज बेसिकली वीडियो में वही सब डिस्कस करना है। सबसे पहले मुझे जो लोगों को इस एग्जाम के बारे में नया मालूम पड़ा था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच दे हैव आस्क्ड मी इज दैट सर vis-a-vis JEE Mains, JEE Advanced, where you rate this? So guys, please believe me, there is no comparison of the two. This is a hardcore research, Indian Institute of Science, Education and Research. If you are interested in the research field, then only you can pursue this. फाइन। देखो होता क्या है, हमको कुछ नहीं मालूम, वो कर रहा है तो हम ये कर रहे हैं, वो कर रहा है तो हम ये कर रहे हैं, बस वो थोड़ा नेट पे सर्च कर लिया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमने बस हाँ भाई सब लोग JEE करते, हमने भी JEE करना, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन क्या आपने अपने आप को देखा है, इंट्रोस्पेक्ट करके देखा है कि मैं कहाँ सूट करता हूँ? और जनरली आजकल देखो दो चीज़ें हैं, आजकल के बच्चे जो है वो काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं, लेकिन रिसर्च में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पेशेंस है तभी आप इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सोच सकते हो, बिकॉज अगर आपको पेशेंस नहीं है तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज इट टुक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम। फॉरगेट अबाउट द प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे बच्चे प्लेसमेंट नहीं लेने जाते हैं, मतलब प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल नहीं जाते हैं, ठीक है। उनको रिसर्च में जाना, और रिसर्च में एक बार गए तो पैसा आपके पास आता है। तो कोई एक डिफरेंस है यार, मतलब मैं अपने अनुभव से बता देता हूँ, एक डिफरेंस है। मतलब आप अगर रिसर्च में कहीं कुछ कर लेते हो तो एक आपका जो एक चेरिस्मा रहता है वो एक अलग रहता है। मतलब लोग आपके तरफ जब देखते हैं, मुझे आज भी याद है, करीब आज से 15 साल पहले की बात होगी, 2006 वगैरह की बात होगी, या 2006 की बात थी। तो मुझे इतना फैसिनेशन था मतलब डिफेंस को लेकर उस समय, फ्रेश इंजीनियर पास आउट हुआ था एंड heard about all these exam kind NDA, CDS and etc, and being very much involved in the increasing the general knowledge and all that. I used to read much and more thing about the research and all that, so I was so fascinated about the research. So once I got an opportunity to attend a function, in that one research oriented person from DRDO has come, DRDO. So I was like कि यार मैं भगवान से मिल रहा हूँ। मेरा मैं वो फंक्शन था, कुछ खाना पीना तो एक अलग साइड में हो गया। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर गाय। हमें वो ऐसा लग रहा था कि यार वो कोई भगवान है क्या, वो DRDO में था काम कर रहा। मतलब ये लेवल है। अब जो लोगों को मालूम है वही लोगों को मालूम है, नहीं तो इट वॉज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है। तो मतलब रिसर्च का एक अलग ही औहदा है और वर्ल्ड में है, इट्स नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में है। तो इसमें पेशेंस चाहिए। आप बोलोगे कि मैंने इंजीनियरिंग पास आउट कर दिया, मुझे इसको बताना है, मुझे उसको बताना है कि मेरा इतना पैकेज है, उतना पैकेज है। यार देखो पैकेज मिल जाएगा 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, बहुत कुछ मिल जाएगा पैकेज। उसके बाद में बड़े बड़े सिटी के अंदर घर वर भी ले लोगे, उसके बाद की स्थिति परिस्थिति में बताना नहीं चाहूँगा क्या होता है, ठीक है। वो जो CS करते हैं, CS में अच्छा खासा पैकेज रहता है, फिर जाते हैं कोडिंग करना पड़ता है, फिजिकली क्या हालत हो जाती है उनकी, और उसका मेंटली क्या हालत हो जाती है, ये वही इंसान बताएगा, ठीक है। एक कोडिंग करने वाले graduate engineer from IIT getting set some 25+ lakh of salary, और एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन में बहुत डिफरेंस है, सबके अप्रोच ही अलग हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना और पेशेंस रखो यार, पेशेंस रखो। कोई भी चीज़ में पेशेंस बहुत जरूरी है। तो रिसर्च एक ऐसी फील्ड में इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है। और अगर आपकी एक चीज़ भी हिट हो गया, यार देखो कैसा होता है रिसर्च, मतलब क्या होता है, कोई ये कंपनी है, उसका एक R&D एक रहता है सेक्शन, R&D सेक्शन। सो यू आर द R&D सेक्शन, यू आर द पार्ट ऑफ दैट R&D सेक्शन, and you are responsible to do the research for the product which that company is producing, and after judging the product you can compare vis-a-vis with the other company's product, the parallel product, and you can give the innovation in that. I mean कितना माइंड बॉगलिंग जॉब है ये, मतलब आप कितना लर्निंग करोगे यार उस चीज़ में। मतलब अलग अलग फील्ड का अलग अलग रहता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल कोच कर रहा हूँ। तो बहुत फैसिनेटिंग जॉब है ये, बहुत फैसिनेटिंग। अभी कुछ दिन पहले कुछ स्टूडेंट आए थे, वो बोल रहे थे सर क्या हम बाहर जा सकते हैं, मतलब बच्चों में आ रहा है, मतलब बाहर जाने के लिए क्या है, DRDO जाने के लिए क्या है, मतलब वे क्या है,
तो ये अब बच्चों भी समझ रहे हैं कि नहीं यार ऐसे कुछ करना चाहिए ताकि हमारे अंदर का पोटेंशियल भी बाहर आए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम इसको देखते वो यहाँ गया वो वहाँ गया, फिर हम वो इसका क्या बोलते तो यूट्यूब के अंदर इसका वीडियो देखते उसका वीडियो देखते, किस बात को लेकर कि वो उस कॉलेज में गया वो बता रहा है अपने कॉलेज के बारे में। ना, कोई जरूरत नहीं। आप हो, मैं हूँ। मतलब मैं एक समय में जॉब करता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जॉब सिर्फ इसलिए किया कि नहीं यार 4 नए लोगों से मिलना होगा, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये मालूम पड़ेगा, और उसको मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा मेरे कोर इंटरेस्ट में। मेरा कोर इंटरेस्ट था कि नहीं मैं टीचिंग में जाऊँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था उसमें। ठीक है, तो आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, और बिलीव मी 2 दिन पहले की बात है, नहीं मिलता है इतना रिस्पेक्ट और कोई फील्ड में। 2 दिन पहले पेरेंट्स आए, 2 पेरेंट्स बोथ हस्बैंड वाइफ, और लिटरली वो पैर पड़ के गए। मतलब ये और कोई मैं इमेजिन नहीं कर सकता यार कि मैं अगर जॉब करता रहता था इस समय तो किसको फुर्सत है बात करने की, किसके पेरेंट्स आएंगे। इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो आप ये मत देखो कि यार मुझे वो फील्ड में जाना है, बिकॉज दुनिया जा रही है। दुनिया वो लोग नहीं बदलते, 99.99% लोग दुनिया नहीं बदलते, बदलने वाले 0.01 ही रहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो तो आपको रिसर्च में एंट्री मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखा जाए तो 15 क्वेश्चन इच पेपर, और सपोज किसी का पीसीएम है, पीसीबी नहीं है। एक और चीज बीए, मैंने बताया था 2 कोर्स होते हैं, बीएस और एमएस, और ये इंटीग्रेटेड कोर्स की बात कर रहा हूँ 5 इयर्स। ठीक है, और जो आपका IISER भोपाल है उसमें बीएस का भी कोर्स है, इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग में, लेकिन इसलिए वहाँ मैथ्स कंपलसरी है। तो अगर बीएस कोर्स ऑनली के लिए इंटरेस्टेड हो जो कि सिर्फ भोपाल में है, तो उसमें मैथ्स 12th में बहुत कंपलसरी है। अदरवाइज पीसीबी वाले भी इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सर हमको मैथ्स कुछ आता नहीं है, नो नीड टू वरी। द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पार्ट इज 180 मार्क का अगर पेपर है और टॉप रैंकिंग में आता है पुणे, IISER Pune is at number 1 place. Second is IISER Kolkata, and then accordingly all IISERs are very good. There are in total 7 IISER. All are very good. ठीक है, they are among top 50 NIFR रैंकिंग में आता है। अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये 15 साल पुराने इंस्टीट्यूट है, 2006 में एस्टेब्लिश हुआ है, पुणे और कोलकाता। ठीक है, और गवर्नमेंट फंडेड है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, करना है। इनको एक टैग दिया हुआ, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब आप अपने आप में सीना चौड़ा कर सकते हो कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इतनी फंडिंग देके रखी है। लास्ट वीडियो देखना, उसमें बताया भी मैंने, पुणे IISER का कैंपस देखोगे तो मतलब पागल हो जाओगे। एंड 750 करोड़ फॉर 1 IISER काइंड ऑफ फंडिंग यू आर गेटिंग, द इंस्टीट्यूट इज गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहानी ये है कि 180 मार्क का पेपर है, तो मुझे कितने मार्क चाहिए। ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी का बताऊंगा, फिर से बोल रहा हूँ कि OBC 10% कम पकड़ लो, EWS 10% कम पकड़ लो, फिर SC ST और 50% कम पकड़ लो, काइंड ऑफ। ठीक है, तो अगर मैं पुणे की बात करता हूँ, पुणे का कट ऑफ सबसे ऊपर जाता है। तो एक एज्यूम करके चलो कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 110 to 120 चाहिए आउट ऑफ 180। ठीक है, तो इतने मार्क चाहिए। तो एक छोटा सा कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, और इसके बाद बाकी सब नीचे। ठीक है, कोलकाता भी आसपास रहेगा, और बाकी फिर 90-80 तक के आते हैं बाकी IISER में। ठीक है, पेपर पैटर्न वगैरह सब बता रहा हूँ मैं। तो 120 मार्क है, और PCM की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 3 45 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, और 45 3 135 होता है, और 135 इसको मैच करना है। ठीक है, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर किसी का बायो नहीं है तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि मैं सिर्फ PCM के बेसिस पे निकाल लूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो पुणे को, कोलकाता को, तो ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 15 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन का करीब लेवल जो रहता है वो JEE मेंस से थोड़ा ज्यादा रहता है, और जो बचे हुए 5 क्वेश्चंस रहते हैं वो रहता है JEE एडवांस के लेवल के। इस चीज को समझ के चलो। तो ये जो एग्जाम है ये मेंस से लिटिल टफर है। ठीक है, और बिलीव मी पूरे इंडिया में इतने हैं,
और उसमें भी अगर कास्ट वगैरह रिजर्वेशन वगैरह देखें तो फिर आप जो भी कैटेगरी में आते हैं उसके लिए कितनी ही बचेगी पूरे इंडिया से, ठीक है। तो ये कोई मतलब ऐसी एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बस मिल जाएगी, ठीक है। तो लेवल अच्छा खासा है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अदर दैन जेईई कुछ एग्जाम्स के बारे में, ये मुझे एकमात्र ऐसी एग्जाम लगी जिसका सही में मेंस और एडवांस का लेवल है, ठीक है। सिलेबस वगैरह जो है वो लिटरली सिंपल, बस वैसे भी देखा वही तीसरा मोड है, तो पहला और दूसरा जो मोड है उसमें आपको केवीपी और जेईई एडवांस का लेवल है, तो जेईई एडवांस तो आप वैसे भी दे ही रहे हो, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप 2 जगह से सिक्योर हो जाओ। मेरे कुछ बच्चे 2 जगह से 3 जगह से सिक्योर हुए हैं, ठीक है। एक बच्चा तो भोपाल ज्वाइन भी कर चुका है इंजीनियरिंग बीएस कोर्स को, ठीक है। तो मतलब मेहनत करी है बच्चों ने, मेहनत करी, ठीक है। तो देखो जेईई मेंस से थोड़ा सा लेवल हार्ड है, इसका मतलब ये देखो जेईई मेंस का भी लेवल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। एक तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि जेईई मेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है, जेईई मेंस का लेवल नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं जेईई एडवांस का लेवल कुछ बोल दूंगा लेकिन मेंस का लेवल लिटरली नहीं है। देखो इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, वीडियोस वगैरह है, और इतनी ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है, और सब कुछ हमारे जैसे, मतलब हमको जो चाहिए 43 ईयर्स के पेपर मिल रहा है आपको। अदरवाइज हमारे समय कहाँ थे ये सब चीज़ें, बिल्कुल नहीं थी। 43 ईयर्स के सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, मतलब क्या नहीं मिल रहा है यार, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ क्योंकि अब एग्जाम सीजन चालू हो रहा है, जनवरी आ रहा है, तो प्लीज़ अब तो भी अपना सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें बंद कर दो, पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाओ। अगर पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाओगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्रैक होगा। मैं अपने बच्चे जो थे इस साल के ऑनलाइन मोड के जो बच्चे थे, कोरोना के कारण ऑफलाइन नहीं हो पाया था, ऑनलाइन था, तो उनको हमेशा रिपीटेडली बोलता हूँ, और मैक्सिमम ऑफ देम हैव listen it and then after that the result is really miracle, result is really miracle। वो एक अलग स्टेज है कि वो डिस्प्ले नहीं करते हम लोग, तो मालूम नहीं पड़ता है, बट इट्स फाइन, इट्स दे नो, मी नो, आई नो, दैट्स इट, वी डोंट वांट टू डिस्प्ले समवेयर एल्स। एनीहाउ, तो ये इसकी कहानी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि देखो एनसीईआरटी का लेवल हमसे स्टार्ट करना है, कोई भी एग्जाम के लिए हम एनसीईआरटी को चालू करते हैं। तो अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी एनसीईआरटी से कर लो, ठीक है, 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी एंड देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। एग्जाम्पलर जो रहता है वो 4 सब्जेक्ट के बना सकते हो आप। एग्जाम्पलर में न्यूमेरिकल्स इतने नहीं रहते हैं फिजिक्स में, तो उसके लिए फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ और लगा सकते हो। केमिस्ट्री में इतने न्यूमेरिकल्स आता नहीं है, बायो में तो सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। पिछले 10, क्योंकि देखो 2006 से ही चालू हुआ है, तो बहुत साल पुराना था, स्टोरी है नहीं है, तो मिल जाएगी, सब अवेलेबल है नेट पर, ठीक है। हाँ, एक कंस्टेंट है इसमें कि बहुत बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जेईई की काफ़ी बुक मिल जाएगी, मुझे ऐसी ऐसे बहुत बुक मिली नहीं है, लेकिन आइजर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। आइजर के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे उसको, और सॉल्व भी होगे, नहीं भी होगे तो खुद से लगाओ और उसमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, और प्लीज जिसको रिसर्च में जाना है वो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि देखो 3 एग्जाम साथ में आप कवर अप करोगे, ठीक है। 3 एग्जाम साथ में आप कवर अप करोगे, एक आईएटी, ठीक है, आइजर के लिए, दूसरी एनईएसटी नाइजर के लिए, और तीसरी केवीपीवाई। और केवीपीवाई के लिए तो सेपरेट वीडियो बनने वाला है, मैं अभी कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि केवीपीवाई तो केवीपीवाई है। मतलब इट वाज जस्ट लाइक, वो क्या किसी को रामायण मालूम होंगी तो वो अंगद के पैर है यार, वो अंगद के पैर है, वो कहीं जाता ही नहीं है, वो सेकंड रैंकिंग पर कितने सालों से इंस्टीट्यूट है आईआईएस बैंगलोर, मतलब उसको कोई हटाने वाला लुटाने वाला कोई नहीं है, वो सेकंड रैंकिंग पर रहता ही है। और एक अपनी मजबूरी है, मैं तो कहूँगा अपनी मजबूरी है कि आईआईटी को पहली रैंकिंग देनी पड़ती है, नहीं तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो पहली रैंकिंग का कॉलेज है, मतलब था भी कुछ समय पहले, लेकिन कुछ मजबूरियाँ रहती है कि आईआईटी को रैंकिंग देना पड़ता है, इसलिए वो आईआईटी को रैंकिंग है, नहीं तो वो आईआईएस बैंगलोर फर्स्ट रैंक कर रहे हैं, ठीक है, अपना लेवल है। और देखो एंड में वीडियो खत्म करने के पहले इसके बाद एक और वीडियो आएगा इसका नेक्स्ट, और वो जो एक एग्ज़ाम मैंने बताई थी जो बॉम्बे के इंस्टीट्यूट के लिए भी रहती है, तो उसको कवर अप करने के लिए अंत में लेकिन एक बार जरूर बोलूँगा, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, एग्ज़ाम सीजन आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइफ में एक पर्पस बना लो उसको पूरा करने का, मतलब एक मकसद बहुत ज़रूरी है। आप हिंदी में बोलो, मराठी में, जो लैंग्वेज में बोलना है बोलो, लेकिन एक रीज़न ज़रूरी है, एक रीज़न ज़रूरी है। उस कोई भी रीज़न हो सकता है यार,
मैं मेरा रीज़न, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं कि आप आपके बारे में मतलब कि काफ़ी कुछ आपसे भी सीखने को मिलता है। तो मैं मेरा रीज़न बताता हूँ कि when I came from job and I was just started my classes, so it was not that easy. I spent what I can say that sleepless night. I spent sleepless night, hardly 2 hours, 3 hours sleep, and I was just working hard to know more and more things. And then once and who is responsible? From where I am getting the energy? From where I was getting the energy at that time. तो उसका जो सोर्स है वो था कि मैंने लाइफ में पर्पस उठा लिया था। ठीक है, पर्पस कुछ भी हो सकता है। मैंने पर्पस क्या उठाया था उस समय कि मैं एक्चुअली इट्स अ पर्सनल, सो इट्स नॉट इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट हियर, बट द पर्पस वाज वेरी सिंपल दैट आई नीड टू बिल्ड माय ओन हाउस एंड my mother was bedridden. She had some operation and all that, so I was like I will have a lift for her. I will have a lift for her. It doesn't matter how much it costs. And seriously, the day has come when there was a lift in my house, and I have never seen the price. I have never seen the price, how much it cost me, and it was over 10 lakh. But it was a dream for me, one of the dream for me that I will first and foremost I will book the lift and I will just give it for her. So that is something of purpose. You can have a different purpose in your life. For example, one of the purpose is, यार हमने तो हमारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है ना, हम पैदल स्कूल गए, हमारे पास ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनीथिंग। हर स्टूडेंट का अपना अपना रहता है, ठीक है। तो मैं ऐसी ज़िंदगी अपने बच्चों को आने नहीं दूंगा। एक पर्पस है, मेरे बच्चे ऐसी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मेरे बच्चे ऐसी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, ठीक है। ये भी पर्पस है। तो मेरे बच्चे ऐसी ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊंगा या बनाऊंगी कि जब बच्चे होंगे तो वो ये फील करे कि ना, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने मेरे लिए इतना किया। ये पर्पस है। दूसरा पर्पस एक बहुत कॉमन सा पर्पस रहता है जो मैं जनरली बोलता हूँ कि देखो आजकल की दुनिया में धोखे बहुत मिलते हैं हमको, ठीक है, इधर उधर से धोखे बहुत मिलते हैं। तो धोखा कब होता है? धोखा तब होता है जब सामने वाला हम पे बिलीव करना छोड़ दे या हमको वो अंडर एस्टिमेट करे या जो भी चीज़ है। तो बेटर है कि उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने के बजाय अगर हम हमारे अपने आप को बढ़ाते गए तो एक दिन जरूर आएगा कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति हमको बोलेगा हाँ मेरे से गलती हुई थी, आज मैंने उस व्यक्ति को इस रीज़न से छोड़ा था। वो मैंने शायद पहले भी कभी डिस्कस किया है कि हम बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को छोड़ देते हैं। तो ये भी एक पर्पस है कि मुझे किसी को दिखाना है, ये भी एक पर्पस है, मुझे किसी को दिखाना है। और अच्छी बात है, मैं तो उस व्यक्ति को गुरु मान लूंगा कि उस व्यक्ति के कारण मेरा अपने अंदर एनर्जी लाई और मैं खुद को डेवलप कर पाया, तो ये अच्छी बात है, मैं तो उस व्यक्ति को गुरु मान लूंगा। और गुरु तो कैसा है, जरूर नहीं कि बहुत मतलब हमसे बड़े ही होने चाहिए, गुरु छोटा भी हो सकता है, ठीक है। कोई छोटा अगर हमारा कोई स्टूडेंट है या कोई भी हो, कोई भी गुरु हो सकता है, मतलब जिसके कारण हमें ग्रोथ मिल रहा है गुरु बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से जो निचोड़ है वो निचोड़ बहुत सिंपल है कि आप मेहनत करो। एग्ज़ाम कोई भी हो, मेहनत करो। ये बहुत अच्छे एग्ज़ाम है। रिसर्च में जाना चाहते हो, देखो आगे जाके बार वगैरह तक की लेवल जा सकती है इसकी, ठीक है। और KPPO वगैरह क्रैक हो जाता है तो स्कॉलरशिप भरमार मिलती है। मतलब आप असेट हो उस इंस्टीट्यूट के लिए। जिन लोगों को अकाउंटिंग आती है उसको मालूम होगा असेट क्या होता है। आप असेट हो उस इंस्टीट्यूट के लिए कि आप उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वो आपको पैसा दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है सर, ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा, अपने मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई किसी को पैसा नहीं बांटता है फ्री में। हर किसी का कुछ ना कुछ मोटिव रहता है। एक माँ बाप को छोड़ दो, बाकी कोई रिश्ता सही नहीं है, बाकी कोई रिश्ता सगा नहीं है, ठीक है। वो एक निस्वार्थ रिश्ता रहता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो कोई आपको कुछ दे रहा है तो इसका मतलब उसने आपके अंदर कुछ देखा है, ठीक है। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बिकॉज बहुत लोग ऐसे मतलब अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो मैंने कहीं पढ़ा था शायद, या फिर पढ़ा था, हाँ पढ़ा ही था, बड़ा अच्छा सा सेंटेंस था कि इस दुनिया में, खास करके भारत में सबसे ज़्यादा, ऐसा बोलते हैं ना कि यंग इतने लोग हैं, ओल्ड एज इतने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर बहुसंख्यक या सबसे ज़्यादा लोग जो है वो है प्रतिभावान गरीब। मैंने काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सेंटेंस, प्रतिभावान गरीब। प्रतिभावान का मतलब टैलेंटेड,
वेरी मच टैलेंटेड, गरीब मतलब वी डोंट नो व्हाट टैलेंट दे नो, व्हाट टैलेंट दे हैव। हर किसी में टैलेंट है, हर किसी में टैलेंट है, लेकिन हम अपने आप को देखने की जगह बाहर देख रहे हैं। हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। मैंने कहीं नहीं देखा। अभी देखो, बहुत बहुत खत्म करने के पहले बस 1 मिनट में ये बोलना चाहूंगा कि देखो, ट्यूशन फील्ड में भी एक अलग अलग तरह का लेवल रहता है। काफी लोगों को मालूम है लोग किस तरह से, जो ट्यूटर रहते हैं वो किस तरह से डिस्प्ले करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन एक अपना लेवल बनाना है ना, तो आपको दूसरों को फॉलो नहीं करना है, दूसरों को फॉलो नहीं करना। आज भी 8 साल 9 साल 10 साल पुराने स्टूडेंट पेरेंट्स आके मिलते हैं, ये नहीं होता है कहीं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनका बच्चा बना है यहाँ पर और ऐसे ट्रीटमेंट मिली तब जाकर बना है। नहीं तो यहाँ पर तो बाकी जो दुनिया में दिख रहा हो तो सबको मालूम है कि किस तरह से चलती है ट्यूशन इंडस्ट्री। तो आप अपना लेवल बनाओ, किसी को फॉलो मत करो, क्योंकि किसी को फॉलो करोगे तो आप उसके मतलब आप अपने आप को छोड़ दोगे, आपको आपसे नफरत होगी, आपको आपके अंदर 1000 कमियां दिखेगी। अपना लेवल बनाओ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम थी। हो सकता है और 2-3 वीडियो बने, बिकॉज बहुत कुछ है इस एग्जाम के बारे में। मतलब मैंने ये पर्पस बनाया कि कम से कम 10-15-20 लोगों को तो ये एग्जाम दिलवा के क्रैक करवाऊंगा, ऐसा समझ के चलो। ऐसे अपने बोलते नहीं है कि अपने जो भी अपने गोल्स है वो बोलना चाहिए करके, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट कि इस साल, लेकिन ये है। मैं इतना जोर, इतना वीडियो एक पर्टिकुलर एग्जाम के ऊपर नहीं बनाता हूँ, लेकिन है क्योंकि मैंने इसके ऊपर डीप स्टडी कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे समय नहीं था, तो डेफिनेटली मैं तो सब चीजें छोड़ के इसको फॉलो करता था, बिकॉज मैंने ऐसा किया है। I told earlier also that I was through with quite a few MBA entrance exam, and I was getting the scholarship from 3-4, and in 2 exam I got national ranking also. So that was a scholarship also, because if you are getting a national ranking, the institute gives you scholarship and all that. So it was just like a free MBA education. The MBA education during those days also of 3 lakh and 4 lakh rupees. Now it is 10-15 lakh, but I have not pursued for that. I am not compromise on money. I am not compromise on money कि अरे मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी कर लेता हूँ। मुझे CFA करना था तो मैंने CFA किया, बिकॉज मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करना था कि फिनांस उस समय काफी टफ था। ऐसा हर कोई बोलता था, फिर आज भी बोलते हैं फिनांस सबसे टफ फील्ड है, ठीक है। तो टफ है तो मुझे वही करना है बस। तो ये एक पर्पस अपने जिंदगी में उतार लो, कोई चीज आपको नहीं रोकेगी। ना सुबह के 3 बजे की इन दिनों की ठंडी रोकेगी आपको, ना और कोई। 24 घंटे बस उस जगह फोकस। वो APJ अब्दुल कलाम सर ने बोला था कि ड्रीम्स आर दोज व्हिच नेवर अलाउज यू टू स्लीप, ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच केम इन योर स्लीप, ठीक है। तो आपके नींद में जो आने वाले सपने हैं वो सपने नहीं रहते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक कंपनी में जॉब करता था, मेरा फर्स्ट जॉब था, हैदराबाद की बात है, और मैं कंपनी चाहता था। उसके पास एक और दूसरी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी है, नाम लूंगा अभी, उसका नाम था HSBC बैंक। जहाँ पर मेरी कंपनी थी उसके सामने HSBC बैंक, तो उसके ऊपर एक टैगलाइन था, वो आज भी मुझे याद है। HSBC का आप टैगलाइन ढूंढ सकते हो गूगल करके, द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, ऐसा लिखा था HSBC। सबको मालूम है HSBC बैंक, हांगकांग शंघाई बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन, बैंकिंग कॉर्पोरेशन, HSBC। तो द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, पता नहीं मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा वो, द वर्ल्ड्स लोकल बैंक, मतलब इस दुनिया का लोकल बैंक, ठीक है। मतलब वो हर किसी की सेवा कर रहा है, लोकल लेवल पे है, लेकिन दुनिया का, ठीक है। तो बस हमको वर्ल्ड्स लोकल बनना है। वर्ल्ड्स लोकल का मतलब सोचना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं ये शब्द से क्या बोलना चाहता हूँ। मैं वही चाहता हूँ कि हमको धरती पे ही रहना, उड़ना नहीं, क्योंकि बहुत लोग बहुत उड़ते हैं। कुछ थोड़ा सा हो गया, ऐसे उड़ गया, ऐसे उड़ गया, बाप रे हमने क्या अचीव कर लिया, ठीक है। और जो हम दूसरों को बताते हैं कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, वो थोथा चना बाजी करना है, ठीक है। आपके पैर जमीन पे रहने दो, आपको भगवान ऊपर लेकर जाएगा। उसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। हैव अ प्रॉपर ग्रेटिट्यूड। इफ यू आर हैविंग अ ग्रेटिट्यूड, डेफिनेटली यू विल रेज योर लेवल, ठीक है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड है तो वो दूसरे कंपेरेबल व्यक्ति से 2 स्टेप 2 नॉच अबव रहेगा, बिकॉज उससे बड़ा कोई नहीं है। वो उसके दरबार में, मतलब क्या बोलते हैं, 0.0000001% की भी एरर नहीं है। वो हर किसी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अपने कर्म सही रखो। कभी आओगा कर्म के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि अब वीडियो थोड़ा सा मिक्स रहेगा, बिकॉज इस लेवल पर तुम लोगों को ये बहुत जरूरी है
कि क्या चीज़ हमें अंदर, मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अपने अंदर कुछ क्वालिटी चेंज करना जरूरी है। आज की जो जनरेशन है उसकी सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ा दुख यही है कि अपने अंदर की क्वालिटी को चेंज नहीं करना चाहते हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमारे सपने वो है जो पूरा करने के लिए हम कोई त्याग, कोई टाइप का, किसी भी टाइप का सेक्रीफाई नहीं करना चाहते। और याद रखो, सेक्रीफाई जो करेगा वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। दुनिया में जो भी लोग हैं वो सेक्रीफाई करके ही आगे बढ़ेंगे। दुनिया में जो भी लोग हैं वो सेक्रीफाई करके आगे बढ़े, ये बात ध्यान रखना। चलो, थैंक यू वेरी मच।